समय के साथ लाइफ एंड डेथ कॉरिडोर का वातावरण और भी अधिक तनावपूर्ण होता गया। अब हर कुछ दिन या कुछ महीनों के बाद दुआन डोंग रिवर प्रकट होते और किसी नए उम्मीदवार का नाम घोषित करते। प्राइमल यूनिवर्स के यान चुन ने न्यूनतम आवश्यकता पूरी कर ली है। ईस्ट एम्परर होली लैंड के जीवेई काई ने न्यूनतम आवश्यकता पूरी कर ली है। इस प्रकार की घोषणाएं लगातार होने लगी। शुरुआत में योग्यता प्राप्त करने वाले बहुत कम थे, लेकिन अब पहला बॉटलनेक पार करने वालों की संख्या विस्फोट की तरह बढ़ने लगी। कुछ ही समय में योग्य उम्मीदवारों की संख्या 100 से भी अधिक हो गई और फिर भी बढ़ती ही जा रही थी। इस पूरे समय लुओ फेंग तनिक भी विचलित नहीं हुआ। अन्य उम्मीदवार एक के बाद एक योग्यता प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उसने कभी अपनी रणनीति नहीं बदली। वह पहले की तरह शांत मन से वही तुलना और विश्लेषण वाली पद्धति अपनाता रहा। वह अधिक समय राइनोसेरस एम्परर गेम को समझने में और शेष समय नाइन्थ एबिस की सीक्रेट टेक्निक्स का अध्ययन करने में लगाता रहा। उसका विश्वास था कि दूसरों की प्रगति देखकर घबराने से बेहतर है अपनी समझने की गति को और तेज बनाया जाए। धीरे धीरे लगभग 3900 वर्ष बीत गए। इसी अवधि में सबसे अधिक उम्मीदवारों ने पहला बॉटलनेक पार किया। इसके बाद नए योग्य उम्मीदवारों की गति धीरे धीरे कम होने लगी। जब 5200वां वर्ष आरंभ हुआ, तब लंबे समय तक कोई भी नया उम्मीदवार पहला बॉटलनेक पार नहीं कर पाया। तब दुआनडोंग रिवर ने सबकी ओर देखकर ठंडे स्वर में कहा, बस इतनी ही तुम सबकी सीमा थी? केवल 298 लोग ही पहला बॉटलनेक पार कर पाए? उनके स्वर में स्पष्ट निराशा झलक रही थी। लुओ फेंग ने भी आंखें खोलकर चारों ओर देखा और चुपचाप सिर हिला दिया। अब वह पूरी तरह समझ चुका था कि राइनोसेरस एम्परर गेम केवल परिश्रम का खेल नहीं है। यदि किसी की प्राकृतिक प्रतिभा की सीमा वहीं तक है, तो वह चाहे हजारों वर्ष भी लगा दे, उस बॉटलनेक को कभी पार नहीं कर पाएगा। इसी कारण हजारों उम्मीदवारों में से केवल 298 ही न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर सके थे। इन 298 योग्य उम्मीदवारों में अब सभी 7 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स भी शामिल हो चुके थे। लगभग सभी यूनिवर्स मास्टर्स भी योग्यता प्राप्त कर चुके थे। केवल कुछ ही यूनिवर्स नाइट्स और अत्यंत कम अनडाइंग फाइटर्स इस स्तर तक पहुंच पाए थे। लेकिन इन सब के बीच एक तथ्य सबसे अलग था। दूसरा बॉटलनेक अब तक केवल लुओ फेंग नहीं पार किया था। तभी अचानक दुआन डोंग रिवर की नजर एक और उम्मीदवार पर पड़ी। वे हल्का सा मुस्कुराए और बोले, ईस्ट एम्परर होली लैंड का ब्लू ब्लड भी दूसरा बॉटलनेक पार कर चुका है। यह सुनते ही ईस्ट एम्परर होली लैंड के सभी विशेषज्ञ प्रसन्नता से झूम उठे। अगले ही क्षण ब्लू ब्लड के पास भी जमीन से एक नया क्रिस्टल पिलर उभर आया। उसके चारों ओर भी गोल्डन और रेड पैलेस बन गया, बिल्कुल लुओ फेंग की तरह। अब पूरे कॉरिडोर में केवल 2 ही व्यक्ति एलीट कैंडिडेट बन चुके थे, लुओ फेंग और ब्लू ब्लड नाइट। लुओ फेंग ने दूर से ब्लू ब्लड की ओर देखा और धीरे से उसका नाम दोहराया। उसे तुरंत समझ आ गया कि अब उसका वास्तविक प्रतिद्वंद्वी यही व्यक्ति होगा। उधर ईस्ट एम्परर होली लैंड के सभी यूनिवर्स मास्टर्स ब्लू ब्लड को देखकर अत्यंत उत्साहित थे। उनके लिए यह मायने नहीं रखता था कि इनहेरिटेंस किसे मिलेगी। उनकी केवल एक ही इच्छा थी, विजेता उनकी होली लैंड का होना चाहिए। ब्लू ब्लड के लिए तो यह सब किसी स्वप्न से कम नहीं था। इतने वर्षों तक वह अपनी होली लैंड के भीतर केवल एक यूनिवर्स मास्टर 2B के रूप में जीता रहा था, क्योंकि होली लैंड यूनिवर्स में यूनिवर्स मास्टर्स की संख्या की एक निश्चित सीमा होती है। इसीलिए चाहे उसने सभी लॉज को पूरी तरह समझ लिया हो, वह यूनिवर्स मास्टर बन ही नहीं सकता था। ओरिजिन से पर्याप्त डिवाइन पावर प्राप्त किए बिना उसका उन्नयन असंभव था। इसी कारण वह अनगिनत वर्षों तक एक साधारण यूनिवर्स नाइट बनकर ही जीता रहा। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। राइनोसेरस एम्परर गेम ने उसकी वास्तविक प्रतिभा पूरी दुनिया के सामने प्रकट कर दी थी। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब हुई जब स्वयं ईस्टर्न एम्परर एंसेस्टर उससे मिलने आए। उन्होंने ब्लू ब्लड से कहा, चाहे इस बार तुम इनहेरिटेंस प्राप्त करो या नहीं, तुमने अपनी असाधारण प्रतिभा सिद्ध कर दी है। इसलिए भविष्य में होली लैंड तुम्हें सर्वोत्तम संसाधन प्रदान करेगी। आवश्यकता पड़ी तो तुम्हें यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बनाने में भी सहायता की जाएगी। और यदि उससे भी अधिक मूल्य चुकाना पड़ा, तो तुम्हें रीइंकार्नेशन से पार पहुंचाने में भी सहायता दी जाएगी। यह सुनते ही ब्लू ब्लड के भीतर वर्षों से दबा हुआ जुनून फिर से जाग उठा। उसने मन ही मन शपथ ली। इतने वर्षों तक वह एक शांत और साधारण विशेषज्ञ था, जिसे यूनिवर्स ओशन में जाने का अवसर तक नहीं मिला था। लेकिन आज उसके सामने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खड़ा था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देगा। यदि वह असफल भी हो गया,
तब भी ईस्टर्न एम्परर एंसेस्टर उसकी प्रतिभा पहचान चुके हैं। वे टाइम रिवर्स करके उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं और दोबारा प्रशिक्षित भी कर सकते हैं। इसी कारण ब्लू ब्लड ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी बुद्धि और अपनी संपूर्ण विल पावर इस एक इनहेरिटेंस के लिए दांव पर लगा दी। अब उसके लिए लोपें केवल एक बाधा था, जिसे किसी भी कीमत पर पीछे छोड़ना था। उधर ब्लैक स्ट्राइप्ड स्टोन पिलर्स स्पेस में लुओ फेंग का मोशा बॉडी लगातार अपनी विल पावर का प्रशिक्षण कर रहा था। यह स्थान पूरे यूनिवर्स ओशन की सबसे खतरनाक प्रशिक्षण स्थलों में से एक था। चारों ओर से ऐसी भयावह विल पावर का दबाव आता था, मानो अरबों सैनिक रक्त से भीगे युद्ध क्षेत्र में एक साथ गर्जना कर रहे हों। अधिकांश विशेषज्ञ नंबर 2 पिलर के पास जाते थे, जहां बेची स्टार मास्टर उन्हें मार्गदर्शन देते थे। लेकिन लुओ फेंग हमेशा एक सुनसान स्थान चुनता था, ताकि बिना किसी व्यवधान के अपनी साधना कर सके। अपनी विल पावर का प्रशिक्षण करते करते वह धीरे धीरे अपनी सीमा के और निकट पहुंचता गया। दबाव इतना बढ़ गया कि उसका मोशा बॉडी अपना रूप बदलने की क्षमता भी बनाए नहीं रख सका और अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आया। लेकिन लुओ फेंक नहीं रुका। उसकी विल पावर निरंतर गरजती रही। उसे महसूस हो रहा था कि बस एक छोटा सा कदम और वह अपनी पुरानी सीमा को तोड़ देगा। अंततः वह क्षण आ ही गया। उसकी विल पावर ने वास्तव में एक नया ब्रेक थ्रू प्राप्त कर लिया। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो कोई अदृश्य बंधन टूट गया हो, मानो कोई मछली समुद्र से निकलकर आकाश में उड़ने लगी हो, या कोई प्राचीन ड्रैगन सदियों की कैद तोड़कर खुले आकाश में पहुंच गया हो। उसकी संपूर्ण चेतना एक नए स्तर पर विकसित हो गई। इस सफलता के बाद लुओ फेंग ने तुरंत अपनी नई सीमा की परीक्षा ली। वह ब्लैक स्ट्राइप्ड स्टोन पिलर्स के और अधिक निकट चला गया। जहां पहले उसकी सीमा बहुत कम थी, अब वह 12,000 गुना समय त्वरण वाले क्षेत्र तक पहुंच चुका था। कुछ समय बाद वह स्वयं पीछे हटकर लगभग 6,000 गुना समय त्वरण वाले क्षेत्र में आ गया और वहीं साधना शुरू कर दी, क्योंकि वही उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। उसे याद आया कि बेई छी स्टार मास्टर तो 1,30,000 गुना समय त्वरण वाले क्षेत्र में भी साधना कर सकते हैं। इससे उसे समझ आ गया कि उसके सामने अभी भी बहुत लंबा मार्ग शेष है। इस ब्रेक थ्रू का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। लुओ फेंग ने महसूस किया, विल पावर सेनापति होती है, चेतना उसके सेनापति जनरल होते हैं और गॉडली पावर उसके सैनिक होती है। जब सेनापति ही शक्तिशाली हो जाए, तो पूरी सेना की कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अब उसकी सोचने की गति, विश्लेषण क्षमता और तर्क करने की शक्ति पहले से कहीं अधिक तेज हो गई थी। उसे इस परिवर्तन के दो बड़े लाभ स्पष्ट दिखाई दिए। पहला, अब दुआन डोंग रिवर की इनहेरिटेंस स्वीकार करने की उसकी क्षमता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई थी। दूसरा, उसकी विल पावर अंततः यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के स्तर से भी ऊपर पहुंच चुकी थी। इसी कारण अब उसके पास अपनी प्रसिद्ध व्हाइट विंग्स को पूरी तरह रिकॉग्नाइज कराने की अत्यंत बड़ी संभावना भी थी। इस सफलता के बाद लुओ फेंग ने कुछ समय के लिए विल पावर का प्रशिक्षण रोक दिया और अपना पूरा ध्यान फिर से राइनोसेरस एम्पर गेम तथा नाइन्थ एबिस की सीक्रेट टेक्निक्स पर केंद्रित कर दिया। अब प्रत्येक पहेली हल करते समय उसके मन में एक साथ हजारों नए विचार जन्म लेने लगे। सीक्रेट टेक्निक्स और राइनोसेरस एम्परर गेम के बीच का संबंध उसके लिए पहले से कहीं अधिक स्पष्ट होता जा रहा था। उसकी समझने की गति प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। यह सब देखकर टीचर ओरिजिन भी आश्चर्यचकित रह गए। उनके अनुमान के अनुसार लुओ फेंग को 2000वें चरण से 3000वें चरण तक पहुंचने में कम से कम 30,000 वर्ष लगने चाहिए थे। लेकिन उसने यह दूरी हजारों वर्षों में नहीं, बल्कि उससे कहीं कम समय में पूरी कर ली। जब लुओ फेंग 3000वें चरण के सामने खड़ा था, तब उसकी संपूर्ण चेतना अपने जीवन की सर्वोच्च कॉम्प्रिहेंशन स्टेट में प्रवेश कर चुकी थी। नाइन्थ एबिस की सीक्रेट टेक्निक्स और राइनोसेरस एम्परर गेम अब उसके मन में इतनी पूर्णता से एक दूसरे से जुड़ने लगी थी कि उसे महसूस हुआ, यदि उसके पास थोड़ा और समय होता तो वह अपनी कई स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट टेक्निक्स को मिलाकर एक और भी अधिक शक्तिशाली कॉम्बिनेशन सीक्रेट टेक्निक बना सकता था। इसी गहन समझ के बीच अचानक उसकी आंखों में तेज चमक उभरी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि उसने एक और अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य समझ लिया है। लाइफ एंड डेथ कॉरिडोर में लगभग 10,000 महान विशेषज्ञ उपस्थित थे। चारों ओर केवल एक ही विषय की चर्चा हो रही थी। सभी लोग इस बात से आश्चर्यचकित थे कि लुओ फेंग और ब्लू ब्लड नाइट के बाद तीसरा व्यक्ति जिसने दूसरा बॉटलनेक पार किया, वह सेकेंड रीइंकार्नेशन एरा का एक अत्यंत साधारण दिखाई देने वाला
यूनिवर्स मास्टर, वाटर सॉन्ग मास्टर था। पहले किसी ने उसका नाम विशेष रूप से नहीं सुना था, लेकिन उसने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया। सभी जातियां उसकी प्रशंसा करने लगीं। सबसे अधिक निराश फर्स्ट रीइंकार्नेशन एरा के विशेषज्ञ थे। इतने अधिक उम्मीदवार भेजने के बाद भी उनका एक भी विशेषज्ञ शीर्ष 3 में स्थान नहीं बना पाया था। पहला था लुओ फेंग, दूसरा ब्लू ब्लड और तीसरा वाटर सॉन्ग मास्टर। यह देखकर फर्स्ट रीइंकार्नेशन एरा और दोनों होली लैंड्स के अनेक विशेषज्ञ भीतर ही भीतर ईर्ष्या से जल रहे थे। इसी बीच लुओ फेंक अपने क्रिस्टल पिलर के सामने शांत खड़ा था। उसने अभी अभी राइनोसेरस एम्पर गेम का 3000वां चरण पूरी तरह हल कर लिया था। पहेली पूरी होते ही उसे महसूस हुआ कि दुआन डोंग रिवर किसी भी क्षण प्रकट होने वाले हैं। अगले ही पल आकाश में अनंत सियान रंग के प्रकाश कण मानो बर्फ के टुकड़े हवा में तैर रहे हों, एकत्र होने लगे। पूरे लाइफ एंड डेथ कॉरिडोर का तापमान अचानक बहुत नीचे गिर गया। हर उम्मीदवार की आत्मा तक एक ठंडी लहर पहुंच गई। सभी आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर होने क्या वाला है। अचानक वे सभी सियान प्रकाश कण अत्यंत तीव्र गति से लुओ फेंक की ओर दौड़ पड़े। उसी क्षण उसके पीछे की भूमि जोरदार गर्जना के साथ फट गई और वहां से एक तीसरा क्रिस्टल पिलर बाहर निकल आया। अब लुओ फेंग के चारों ओर कुल 3 क्रिस्टल पिलर्स खड़े थे। सियान प्रकाश पहले से मौजूद गोल्डन और रेड पैलेस के साथ मिल गया और एक नया गोल्डन रेड सियान त्रिरंगी पैलेस बन गया। वह महल इतना भव्य और दिव्य था कि पूरे लाइफ एंड डेथ कॉरिडोर में उपस्थित प्रत्येक विशेषज्ञ की दृष्टि केवल लुओ फेंक पर ही टिक गई। उस क्षण वह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरे यूनिवर्स ओशन के सभी विशेषज्ञों के बीच कोई सम्राट खड़ा हो। यह दृश्य देखते ही डिवाइन आई क्लैन के 7th ट्रू मास्टर का धैर्य टूट गया। वह क्रोध और निराशा से कांपते हुए जोर से चिल्लाया, रीइंकार्नेशन को पार करने का अधिकार केवल डिवाइन आई क्लैन का है। लुओ फेंग हमारी अंतिम आशा छीन रहा है। उसकी चीख पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। फर्स्ट रीइंकार्नेशन एरा के अनेक विशेषज्ञ उसी क्षण मानसिक रूप से टूट गए। एक प्राचीन यान बीस्ट आंसुओं के साथ गर्जना करने लगा। उसने पीड़ा भरी आवाज में कहा, क्या हमारी पूरी जाति का विनाश ही हमारे भाग्य में लिखा है? क्या हमारी अंतिम आशा भी हमसे छीन ली जाएगी? पूरे फर्स्ट रीइंकार्नेशन एरा पर गहरी निराशा छा गई। उनका विनाशकाल निकट था और अब उन्हें लगने लगा था कि उनके बचने का अंतिम मार्ग भी बंद हो रहा है। उसी समय आकाश में एक चमकदार श्वेत प्रकाश प्रकट हुआ और उसके भीतर से दुआन डोंग रिवर सामने आए। लेकिन इस बार उनका स्वरूप पहले जैसा ठंडा और कठोर नहीं था। वे अत्यंत शांत दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और उनकी आवाज भारी हो चुकी थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, सिर्फ एक एरा ही बीता है और तुम तीसरा बॉटलनेक पार कर चुके हो। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने स्वयं अपनी पूरी दुआन डोंग रिवर ब्लड लाइनेज को विनाश की ओर धकेल दिया था। जो वंश कभी संपूर्ण एंशियंट सिविलाइजेशन का सबसे शक्तिशाली और सबसे गौरवशाली वंश था, वह उनकी विवशता के कारण समाप्त हो गया। इस अपराध बोध का बोझ वे अनगिनत युगों से अपने हृदय में लिए हुए थे। इसके बाद उन्होंने सीधे लुओ फेंग की ओर देखा और कहा, तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी लगभग मेरे बराबर है। इतनी कम अवधि में तीसरा बॉटलनेक पार कर लेना किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्होंने लुओ फेंग को बधाई दी और आगे कहा, यदि तुम चौथा बॉटलनेक भी पार कर लेते हो तो मैं बाकी सभी उम्मीदवारों को तुरंत समाप्त कर दूंगा और पूरी इनहेरिटेंस सीधे तुम्हें सौंप दूंगा। इसके बाद उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, इस संपूर्ण इनहेरिटेंस परीक्षण की अधिकतम अवधि केवल 3 एराएं है। यदि तुम इन 3 एराओं के भीतर चौथा बॉटलनेक पार कर लेते हो तो बिना किसी अतिरिक्त प्रतियोगिता के मेरे एकमात्र उत्तराधिकारी बन जाओगे। इतना कहकर दुआन डोंग रिवर अदृश्य हो गए। पूरा लाइफ एंड डेथ कॉरिडोर गहरे सन्नाटे में डूब गया। अब सभी उम्मीदवारों की निगाहें केवल लुओ फेंग पर थीं। किसी की आंखों में ईर्ष्या थी, किसी की आंखों में घृणा, किसी के मन में भय था, तो कोई उसकी प्रतिभा की प्रशंसा कर रहा था। लेकिन लुओ फेंग ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने आंखें बंद कीं और तुरंत फिर से राइनोसेरस एम्परर गेम का अध्ययन शुरू कर दिया। अब उसके सामने केवल एक ही लक्ष्य था, चौथा बॉटलनेक। इसके बाद हजारों वर्ष और बीत गए। अब पहला बॉटलनेक पार करने वाले नए उम्मीदवार लगभग आना बंद हो चुके थे। कभी कभी कई हजार वर्षों के बाद कोई एक विशेषज्ञ दूसरा बॉटलनेक पार कर पाता था। धीरे धीरे ब्लू ब्लड नाइट, वाटर सॉन्ग मास्टर, डियर बग मास्टर, रिमोट स्नो, यू जॉन मास्टर
और सॉर्सरर स्प्राइट मास्टर भी दूसरा बॉटलनेक पार करने वालों की सूची में शामिल हो गए। डिवाइन आई क्लैन के लिए सॉर्सरर स्प्राइट मास्टर का यह ब्रेक थ्रू किसी वरदान से कम नहीं था। वह उनकी सबसे बड़ी आशा बन गई। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे आगे अब भी केवल लुओ फेंग ही था। समय धीरे धीरे 3 एराओं की अंतिम समय सीमा के निकट पहुंचने लगा। 28,000 वर्ष, 28,500 वर्ष, 29,000 वर्ष। हर गुजरते वर्ष के साथ सभी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सभी जातियों के विशेषज्ञ मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि लुओ फेंग कभी भी चौथा बॉटलनेक पार न कर सके। कुछ लोग तो इतने पागल हो चुके थे कि उन्होंने त्रिरंगी पैलेस के भीतर बैठे लुओ फेंग पर हमला करने का भी प्रयास किया। लेकिन महल केवल हल्का सा कांपा और अगले ही क्षण हमला करने वाले सभी विशेषज्ञ तुरंत राख बनकर मिट गए। यह देखकर बाकी सभी समझ गए कि दुआन डोंग रिवर की सुरक्षा के सामने कोई भी कुछ नहीं कर सकता। उधर वर्चुअल यूनिवर्स में टीचर ओरिजिन लुओ फेंग को देखकर पूरी तरह आश्चर्यचकित थे। उन्होंने देखा कि लुओ फेंग की कॉम्प्रिहेंशन स्पीड रुकने के बजाय लगातार और तेज होती जा रही थी। जितना अधिक वह राइनोसेरस एम्परर गेम हल करता, उतनी ही उसकी प्राकृतिक प्रतिभा विकसित होती जा रही थी। टीचर ओरिजिन को लगने लगा कि लुओ फेंग किसी साधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति की तरह आगे नहीं बढ़ रहा। वह ऐसा था मानो कोई साधारण धातु धीरे धीरे संसार की सबसे शक्तिशाली धातु में परिवर्तित हो रही हो। टीचर ओरिजिन के मन में एक और गहरा प्रश्न उठने लगा। उन्होंने सोचा कि शायद इस सबके पीछे अर्थलिंक्स की सोल लाइनिएज का कोई विशेष रहस्य छिपा है। उन्हें याद आया कि सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने ही कभी पृथ्वी को बदलकर यह विशेष वंश तैयार किया था। लुओ फेंग उसी वंश का सबसे असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति था। टीचर ओरिजिन जितना इस विषय पर विचार करते, उतना ही सिटिंग माउंटेन गेस्ट उनके लिए रहस्य बनते जाते। उनके अनुसार पूरे यूनिवर्स ओशन में केवल कुछ ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके वास्तविक उद्देश्य वे समझ नहीं पाते थे, और उनमें सबसे बड़ा रहस्य सिटिंग माउंटेन गेस्ट ही था। उधर लुओ फेंग अब पूरी तरह राइनोसेरस एम्परर गेम में डूब चुका था। शुरुआत में वह इसे केवल एक पहेली समझकर हल करता था, लेकिन अब प्रत्येक चरण उसके लिए ब्रह्मांड के किसी गहरे सत्य का द्वार बन चुका था। हर पहेली हल करते समय उसके मन में लाखों नए विचार जन्म लेने लगे। लगातार 3 एराओं की साधना के बाद उसकी कॉम्प्रिहेंशन, उसकी विल पावर और उसकी प्राकृतिक प्रतिभा एक भयावह स्तर तक पहुंच चुकी थी। जब उसने 3,890वां चरण पूरा किया तो वह एक क्षण के लिए रुका। उसने सोचा कि शायद 3 एराओं की समय सीमा के भीतर चौथा बॉटलनेक पार करना संभव नहीं होगा, लेकिन उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। अब उसे अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास था। चाहे वह समय सीमा के भीतर चौथा बॉटलनेक पार करे या नहीं, उसे विश्वास था कि जब वास्तविक इनहेरिटेंस की परीक्षा शुरू होगी, तब कोई भी उसे पराजित नहीं कर पाएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई। ब्लू ब्लड नाइट ने भी तीसरा बॉटलनेक पार कर लिया। उन्होंने कहा, इनहेरिटेंस प्रारंभ करने से पहले मुझे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना है। यह सुनते ही सभी भीतर से बेचैन हो गए। उन्हें लगा कि इतनी कठिन परीक्षाओं के बाद भी अब कोई नई समस्या सामने आने वाली है। फिर दुआन डोंग रिवर बोले, यह प्रश्न केवल 7 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स से होगा। यदि उनका उत्तर सही नहीं हुआ तो इसी क्षण उनका इनहेरिटेंस प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। यह सुनते ही सातों यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स के चेहरे उतर गए। इसके बाद दुआन डोंग रिवर ने एक अत्यंत बड़ा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, जो लोग अभी भी यूनिवर्स मास्टर, यूनिवर्स नाइट या अनडाइंग फाइटर हैं, उन्होंने अभी तक अपना मिनिएचर यूनिवर्स नहीं बनाया है। इसलिए उनके पास अभी भी सही ढंग से अपना यूनिवर्स बनाने का अवसर है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स का मिनिएचर यूनिवर्स पहले ही बन चुका होता है, और एक बार यूनिवर्स बन जाने के बाद उसकी संरचना हमेशा के लिए स्थिर हो जाती है। यदि उसकी संरचना गलत हो तो उसे फिर कभी बदला नहीं जा सकता। इसी कारण दुआन डोंग रिवर की इनहेरिटेंस के लिए मिनिएचर यूनिवर्स की संरचना अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स इस मानक पर खरे नहीं उतरते, वे कभी भी उनके उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। यह सुनकर बाकी 292 उम्मीदवारों ने राहत की सांस ली। समस्या केवल यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स के सामने थी। लुओ फेंग को भी उसी क्षण समझ आ गया कि दोनों होली लैंड्स ने अपने यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स को यहाँ क्यों नहीं भेजा था। शायद उन्हें पहले से ही पता था कि दुआन डोंग रिवर की इनहेरिटेंस के लिए मिनिएचर यूनिवर्स की एक विशेष संरचना आवश्यक होती है, और उनके सुप्रीम मास्टर्स का यूनिवर्स पहले ही स्थायी रूप से बन चुका है। सबसे पहले दुआन डोंग रिवर ने टिएबू डेमन मास्टर को उत्तर देने के लिए कहा।
टेबू ने बताया कि जब वह यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बना था, तब उसने अपने मिनिएचर यूनिवर्स के चारों ओर 8 आयाम बनाए थे। गोल्ड, वुड, वाटर, फायर, अर्थ, विंड, थंडर और लाइट। ये सभी यूनिवर्स ओरिजिन से जुड़े हुए थे और उसके मिनिएचर यूनिवर्स को स्थिर बनाए रखते थे। लेकिन दुआनडोंग रिवर केवल हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बहुत साधारण। इतना कहकर वे तुरंत अगले व्यक्ति की ओर बढ़ गए। उसी क्षण टेबू समझ गया कि उसका सपना यहीं समाप्त हो चुका है। अब बारी थी सेकंड ट्रू मास्टर की। वह इतना घबरा गया कि सच बोलने के बजाय कहानी गढ़ने लगा। उसने दावा किया, मैंने 10,081 मिनिएचर डायमेंशंस बनाए हैं जो मिलकर एक विशाल तलवार के आकार की स्पेस एनग्रेविंग बनाते हैं। फिर उसने आगे कहा, मैंने 1,001 टाइम डायमेंशंस भी बनाए हैं जो एक टाइम एनग्रेविंग बनाते हैं। दोनों मिलकर एक अद्भुत संरचना तैयार करते हैं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही दुआनडोंग रिवर हंस पड़े। उन्होंने सीधे कहा, यह सब झूठ है। यदि वास्तव में तुम्हारा यूनिवर्स ऐसा होता, तो वह बहुत पहले ही टूट चुका होता। यह सुनते ही सभागार में उपस्थित अनेक विशेषज्ञ अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। सेकंड ट्रू मास्टर शर्म और क्रोध से भर गया। इसके बाद बाकी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स ने भी अपने अपने मिनिएचर यूनिवर्स की संरचना बताई। कुछ ने सच कहा, कुछ ने थोड़ी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें भी कहीं, लेकिन कोई भी दुआनडोंग रिवर को प्रभावित नहीं कर पाया। हर उत्तर के बाद वे केवल सिर हिलाते और कहते, बहुत साधारण। अंत में उन्होंने स्पष्ट कहा, किसी और अधिक विकसित सभ्यता के मार्गदर्शन के बिना तुम लोग वास्तव में कभी भी उन्नत मिनिएचर यूनिवर्स बना ही नहीं सकते थे। यदि तुम में से किसी ने 6,000 राइनोसेरस एम्परर गेम चरण पूरे कर ली होते, तो शायद मैं इतनी बड़ी कीमत चुकाकर भी तुम्हें इनहेरिटेंस दे देता। लेकिन तुम्हारी वर्तमान क्षमता उसके योग्य नहीं है। इसी घोषणा के साथ सातों यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स को सीधे इनहेरिटेंस की दौड़ से बाहर कर दिया गया। यह देखकर बाकी सभी उम्मीदवार पूरी तरह शांत रहे। किसी को भी अन्याय महसूस नहीं हुआ, क्योंकि यह किसी एक जाति के साथ भेदभाव नहीं था। हर शक्ति के यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स को समान रूप से अस्वीकार किया गया था। लुओ फेंग के लिए यह एक बहुत बड़ी सीख थी। उसे पहली बार समझ आया कि मिनिएचर यूनिवर्स बनाना भी अपने आप में एक कला है। सिर्फ यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बन जाना ही सब कुछ नहीं होता। एंशिएंट सिविलाइजेशन के पास स्वयं यूनिवर्स बनाने का भी एक अत्यंत उन्नत विज्ञान था, जिसके बारे में यूनिवर्स ओशन के विशेषज्ञों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। यही वास्तविक इनहेरिटेंस थी, असंख्य पीढ़ियों के अनुभव, प्रयोग और गलतियों से प्राप्त ज्ञान। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। अचानक दुआनडोंग रिवर ने नीचे देखते हुए कहा, सिर्फ ये 7 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स ही नहीं, डिवाइन आई क्लैन का कोई भी उम्मीदवार इस इनहेरिटेंस के योग्य नहीं है। उन सबको मरना होगा। यह सुनते ही पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। लुओ फेंग, डियरबग मास्टर, ब्लू ब्लड नाइट और बाकी सभी विशेषज्ञ एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि पूरे डिवाइन आई क्लैन को एक साथ क्यों अस्वीकार किया जा रहा है। सबसे पहले 7 ट्रू मास्टर संभला। उसने तुरंत अपना सुप्रीम पैलेस ट्रू ट्रेजर आइस क्लिफ फोर्ट्रेस निकाल लिया। वह स्वयं उसके भीतर चला गया और डिवाइन आई क्लैन के बाकी 28 उम्मीदवारों को भी तुरंत उसके अंदर बुला लिया। कुछ ही क्षणों में सभी सदस्य उस किले के भीतर सुरक्षित हो गए। फिर 7th ट्रू मास्टर ने क्रोध से दुआनडोंग रिवर की ओर देखते हुए पूछा, हम इनहेरिटेंस के योग्य क्यों नहीं हैं? यदि हमें पहले ही अस्वीकार करना था, तो शुरुआत में ही क्यों नहीं बताया? तुमने हमें इतने वर्षों तक आशा क्यों दी? यह दोहरा मापदंड क्यों? डिवाइन आई क्लैन के सभी सदस्य क्रोध और निराशा से भर चुके थे। उनका मानना था कि यदि उन्हें पहले ही मना कर दिया जाता, तो वे हजारों वर्षों तक व्यर्थ परिश्रम ही नहीं करते। दुआनडोंग रिवर ने उनका सारा आक्रोश शांत चेहरे से सुना। फिर उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, और उसी एक वाक्य ने पूरे सभागार को पहले से भी अधिक स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा, यह मेरा निर्णय नहीं है, यह मेरे एक मित्र का अनुरोध था। मैं उसका आनी था, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। इतना कहकर वे शांत हो गए। पूरा सभागार एक बार फिर गहरे सन्नाटे में डूब गया। अब वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के मन में केवल एक ही प्रश्न घूम रहा था, आखिर वह मित्र कौन था जिसके केवल एक अनुरोध पर दुआनडोंग रिवर ने पूरे डिवाइन आई क्लैन को हमेशा के लिए इस इनहेरिटेंस से बाहर कर दिया।